भोर की नीली धुंध सैन्य छावनी के कंक्रीट के बने सख्त बैरकों पर उतर रही थी। भारत की सबसे विशिष्ट खुफिया कमान ध्रुव तारा यूनिट की सुबह हमेशा फौलाद जैसे तनाव के साथ शुरू होती थी। इस सब के केंद्र में थीं कैप्टन अदिरा सिंह, जिन्हें यूनिट की सर्वश्रेष्ठ कूट विशेषज्ञ क्रिप्टो एनालिस्ट कहा जाता था। 32 साल की उम्र, उनके चेहरे पर भावनाओं को पढ़ना मुश्किल था और एक ठंडी बौद्धिकता झलकती थी, लेकिन एक ही अस्तित्व था जिसके सामने उनके सारे कवच उतर जाते थे। वीर, उठने का समय हो गया है। अदिरा की धीमी आवाज पर उनके बिस्तर के पास दुबका हुआ एक विशाल जर्मन शेफर्ड ने कान खड़े किए और अपना सिर उठाया। वीर कोई साधारण फौजी कुत्ता नहीं था, वह अदिरा का ही एक अंश था, उनका एकमात्र परिवार जिसे उन्होंने लेफ्टिनेंट के दिनों से खुद पाला और प्रशिक्षित किया था। वीर की काली आंखें किसी भी इंसान से ज्यादा गहरी और बुद्धिमान लगती थीं। वे दोनों एक टीम थे। पिछले 5 सालों में उन्होंने अनगिनत कूटबद्ध संचार नेटवर्कों को तोड़ा उठा जिन्हें कोई और नहीं सुलझा सका था, और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कई खतरों को पहले ही रोक दिया था। अदिरा की प्रतिभापूर्ण विश्लेषण क्षमता और वीर की सूंघने की अलौकिक शक्ति का संयोजन एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन उनकी असाधारण क्षमता ही एक बड़े अंधेरे को भी न्योता दे रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से अदिरा ने यूनिट के सूचना नेटवर्क में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन घातक डेटा लीक के निशान पाए थे। यह कोई बाहरी हैकिंग नहीं थी। स्पष्ट रूप से देश के शीर्ष सैन्य रहस्य नियमित रूप से दुश्मन देश तक पहुंच रहे थे, और यह उस रास्ते से हो रहा था जिस तक केवल उच्चतम स्तर के अंदरूनी अधिकारी ही पहुंच सकते थे। अंदर का दुश्मन सेना के संगठन में सबसे खतरनाक और घातक कैंसर था। अदिरा ने यह बात किसी को नहीं बताई। अगर वह जल्दबाजी में रिपोर्ट करती तो सबूतों को इस तरह मिटा दिया जाता कि किसी को कानों कान खबर न होती। उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया और अपने एकमात्र साथी वीर के साथ उसने चुपचाप उस भूत का पीछा करना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि जिस भूत का वह पीछा कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सीधे वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल विक्रम राठौर थे, जो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करने का दिखावा करते थे। मेजर जनरल विक्रम राठौर उम्र 50 के दशक के अंत में, वह अपनी दयालु मुस्कान और सौम्य नेतृत्व के लिए यूनिट के सभी सदस्यों का सम्मान पाते थे, लेकिन उस मुखौटे के पीछे पैसे और सत्ता के लिए देश को भी बेच सकने वाला एक घिनौना लालच छिपा था। पिछले कुछ सालों से वह सैन्य साजो सामान से जुड़ी गोपनीय जानकारी पड़ोसी दुश्मन देश को बेचकर भारी संपत्ति जमा कर रहे थे। उनका उत्तम अपराध अदिरा सिंह जैसी एक बहुत ही सक्षम अधीनस्थ के कारण खतरे में पड़ गया था। जनरल राठौर ने सहज रूप से महसूस कर लिया था कि अदिरा की जांच का दायरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। अब और देर नहीं की जा सकती थी। उन्होंने सिर्फ अंकुर को काटने का नहीं बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया, और तरीका यह था कि वह अपने सारे पाप उस पर मढ़कर उसे देशद्रोही बना दें। उन्होंने अपने वफादार मातहत कर्नल आलोक वर्मा को बुलाया। कर्नल वर्मा, अब वक्त आ गया है। हमें उस होशियार लड़की अदिरा सिंह से निपटना होगा। जनरल साहब, क्या योजना के अनुसार आगे बढ़ें? हाँ, बिना किसी चूक के, पूरी तरह से। एक ऐसा जाल बनाओ जिससे वह कभी बाहर ना निकल सके, ताकि जिस सेना के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वही सेना उसे सजा देने वाला नरक बन जाए। उनकी शैतानी योजना तुरंत अमल में लाई गई। पहला, उन्होंने अदिरा के नाम का दुरुपयोग करके दुबई में एक फर्जी शेल कंपनी स्थापित की और लेन देन के रिकॉर्ड में हेर फेर किया, जैसे कि भारी मात्रा में धन का लेन देन हुआ हो। वह पैसा जनरल राठौर द्वारा अब तक कमाए गए काले धन का एक हिस्सा था। दूसरा, कर्नल वर्मा ने खुफिया कमान के सर्वर प्रशासकों को रिश्वत दी और धमकाया। उन्होंने अदिरा के निजी कंप्यूटर पर दूर से पहुंच बनाई और उसके द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन कुंजी का उपयोग करके एक नकली गोपनीय दस्तावेज डाउनलोड करवाया। वह दस्तावेज पहली नजर में रक्षा मंत्रालय की एक शीर्ष स्तरीय सैन्य अभियान योजना जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में यह जनरल राठौर द्वारा जानबूझकर लीक करने के लिए बनाया गया एक चारा था। और फिर
उन्होंने एक उत्तम लॉग रिकॉर्ड छोड़ा जिससे यह लगे कि वह फाइल ईमेल द्वारा दुश्मन देश के एक जासूस को भेजी गई थी। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, अब बस शिकार को जाल में फंसाना बाकी था। उस फेटफुल सुबह अदिरा हमेशा की तरह वीर के साथ अपने कार्यालय में कूट विश्लेषण के काम में डूबी हुई थी। वह जनरल राठौर के भ्रष्टाचार को साबित करने वाले निर्णायक सबूत यानी उनकी आवाज वाले कॉल रिकॉर्ड के एन्क्रिप्टेड टुकड़ों को लगभग पूरी तरह से बहाल कर चुकी थी। कुछ ही घंटों में उस भूत का असली चेहरा सामने आने वाला था। तभी धड़ाम, कार्यालय का दरवाजा जोर से खुला और पूरी तरह से हथियारों से लैस सैन्य पुलिस और रक्षा खुफिया एजेंसी डिया के एजेंट अंदर घुस आए। उनके हाथों में ठंडी बंदूकें थीं और उनकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था, केवल कठोरता थी। कैप्टन अदिरा सिंह, हिलना मत। अदिरा को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसके बगल में बैठे वीर ने पहले प्रतिक्रिया दी। वीर ने अपनी मालकिन के लिए खतरा महसूस किया और तुरंत एजेंटों की ओर भयंकरता से भौंकते हुए उनके सामने आ गया। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए थे और वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। फौजी कुत्ते को काबू करो। 2 एजेंट इलेक्ट्रिक शॉक वाली छड़ी लेकर वीर की ओर बढ़े। नहीं, वीर को हाथ मत लगाना, अदिरा चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख बेकार गई। एजेंटों ने वीर को बेरहमी से काबू किया और उसकी गर्दन में पट्टा डालकर उसे कार्यालय से बाहर घसीट ले गए। वीर घसीटे जाने के आखिरी पल तक अपनी मालकिन की ओर दर्द भरी आवाज में भौंकता और छटपटाता रहा। यह दृश्य अदिरा के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गया। कैप्टन अदिरा सिंह, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन, सैन्य रहस्य संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन यानी देशद्रोह के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। एक डीआईए एजेंट ने ठंडी आवाज में उसे उसके अधिकार बताते हुए उसकी कलाई पर ठंडी हथकड़ियां पहना दी। देशद्रोह, अदिरा ने अविश्वास में बुदबुदाया। यह क्या बकवास है? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं अंदर के एक जासूस का। चुप रहो, सारे सबूत पहले ही मिल चुके हैं। एजेंटों ने उसके कंप्यूटर और सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया और इस प्रक्रिया में, जैसे कि पहले से तय हो, बनाए गए सबूत मिल गए। उसके कंप्यूटर से नकली गोपनीय दस्तावेज डाउनलोड करने और भेजने का रिकॉर्ड मिला और उसकी मेज की दराज के अंदर से दुबई के गुप्त खाते की जानकारी वाले कागजात मिले। सब कुछ एक पूरी तरह से लिखे गए नाटक का हिस्सा था और वह उस नाटक की मुख्य पात्र एक बलि का बकरा थी। कार्यालय के बाहर गलियारे में यूनिट के सभी सैनिक इस चौंकाने वाले दृश्य को देख रहे थे। कल तक सम्मानित होने वाली शीर्ष एलीट अधिकारी एक ही रात में देश को धोखा देने वाली गद्दार बन गई थी। उसके सहकर्मियों की आंखों में तिरस्कार, विश्वासघात और थोड़ा डर मिला हुआ था। कोई भी उसकी तरफ खड़ा नहीं हुआ। जब उसे सैन्य पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा था, गलियारे के दूसरे छोर से मेजर जनरल विक्रम राठौर एक चिंतित चेहरे के साथ चले आ रहे थे। वह अदिरा के सामने रुके और गहरी निराशा और दुहक भरी आवाज में बोले, कैप्टन, मुझे तुम पर कितना भरोसा था। तुमने ऐसा भयानक काम क्यों किया? मुझे बहुत बहुत निराशा हुई है। उसकी उत्तम अदाकारी पर अदिरा के रोंगटे खड़े हो गए। उस पाखंडी शैतान का चेहरा, उस पल उसे सब कुछ समझ आ गया। जिस भूत का वह पीछा कर रही थी वह यही आदमी था और वह उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। जनरल साहब, अदिरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक सैन्य पुलिसकर्मी ने बेरहमी से उसका मुंह बंद कर दिया। उसे ठंडी हथकड़ियों में अपने सहकर्मियों की घृणा भरी निगाहों का सामना करते हुए उस यूनिट को छोड़ना पड़ा जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी मेजर जनरल विक्रम राठौर का घिनौना चेहरा, जो उसकी ओर एक झूठी मुस्कान दे रहा था। उस दिन शीर्ष खुफिया अधिकारी अदिरा सिंह मर चुकी थी और केवल एक कैदी बची थी जिस पर देशद्रोही का दाग लगा था। उसका एकमात्र परिवार और साथी वीर कहां ले जाया गया था उसे पता नहीं था। घोर निराशा के साये ने उसकी आत्मा को जारहाज़ार करना शुरू कर दिया। कैप्टन अदिरा सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसे सैन्य जेल की एक भूमिगत काल कोठरी में रखा गया जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई खिड़की नहीं थी और चारों ओर ठंडी कंक्रीट की दीवारें थीं। एक टिमटिमाते बल्ब की हल्की रोशनी ही उसके पीले चेहरे और उसकी आत्मा पर पड़े निराशा के बोझ को उजागर कर रही थी। जांच क्रूर थी। रक्षा खुफिया एजेंसी के शीर्ष अनुभवी जांच अधिकारी दिन रात उससे पूछताछ करते थे। उन्होंने उसे शुरू से ही देशद्रोही मान लिया था।
और केवल उसका कबूलनामा हासिल करने पर तुले हुए थे। अदिरा सिंह, अब बस करो। तुम्हारे पीछे कौन है? किसके कहने पर तुमने देश को बेचा? मैं देशद्रोही नहीं हूं। मैं अंदर के असली जासूस का पीछा कर रही थी। अगर आप मेरे कंप्यूटर की फोरेंसिक जांच करेंगे तो आपको मेरे द्वारा बहाल की गई एन्क्रिप्टेड फाइलें मिलेंगी। वही सबूत है। अदिरा ने खून से भरी आंखों से दलील दी, लेकिन उसके दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। घिसा, पिटा, झूठ। जिस जासूस की तुम बात कर रही हो वह तुम खुद ही हो, है ना? तुम्हारे सहकर्मियों के बयानों के अनुसार तुम अक्सर देश की व्यवस्था से नाखुश रहती थीं और तुम्हारे पैसे का प्रवाह भी असामान्य था। वह स्तब्ध रह गई। उसके सहकर्मियों के बयान सब मनगढ़ंत थे। यह मेजर जनरल राठौर और कर्नल वर्मा द्वारा पदोन्नति और पदस्थापना का लालच देकर या उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर बनाया गया झूठ का एक महल था। जिन सहकर्मियों के साथ उसने परियोजनाओं पर काम करते हुए रातें बिताई थीं, वे अब अदालत में उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार थे। पूछताछ कक्ष में समय यातना जैसा था। जांचकर्ताओं ने उसे सोने नहीं दिया और उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए चालाक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। तुम्हें पता है तुम्हारे एकमात्र परिवार वीर का क्या हुआ? गद्दार के फौजी कुत्ते को नियमों के अनुसार मौत की नींद सुला दिया जाता है। अगर तुम जिद करती रहोगी तो वह वफादार कुत्ता तुम्हारी वजह से मारा जाएगा। वीर, उसकी दुनिया का सब कुछ, वह अपनी जान दे सकती थी, लेकिन यह सोचकर कि उसकी वजह से निर्दोष वीर मर सकता है, उसका दिल फट रहा था। वह पहली बार जोर से रोई, लेकिन यह कबूलनामा नहीं था बल्कि एक असहाय क्रोध की चीख थी। कृपया वीर को कुछ मत करना। जांचकर्ताओं ने उसके आंसुओं को कमजोरी का सबूत मानकर उस पर और भी जोर से दबाव डाला। यह पूरी प्रक्रिया पर्दे के पीछे से मेजर जनरल राठौर की सोची समझी पटकथा के अनुसार चल रही थी। उसने अदिरा के लिए एक ऐसा उत्तम नरक बनाया था जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। 1 महीने बाद सैन्य अदालत कोर्ट मार्शल शुरू हुई। यह एक ऐसा मुकदमा था जिस पर पूरे भारत की नजर थी। महिला खुफिया अधिकारी, दुश्मन देश को रहस्य बेचने वाली गद्दार जैसे सनसनीखेज शीर्षक वाले लेख हर दिन अखबारों के पहले पन्ने पर छप रहे थे। जनता की राय ने उसे पहले ही मौत की सजा सुना दी थी। अदालत कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। अभियुक्त के कटघरे में बैठी अदिरा का रूप 1 महीने पहले से बिल्कुल अलग था। उसकी तेज आंखें गहरी निराशा में डूब गई थीं और उसके सीधे कंधे स्पष्ट रूप से पतले हो गए थे। मुकदमा शुरू से ही एक तरफा था। सैन्य अभियोजन पक्ष ने एक अच्छी तरह से निर्देशित नाटक की तरह पूरी तरह से मनगढ़ंत सबूत एक एक करके पेश किए। सम्मानीय जज साहब, यह अभियुक्त अदिरा सिंह के कंप्यूटर से मिला गोपनीय दस्तावेज भेजने का रिकॉर्ड है। उसने अपने पद का दुरुपयोग करके प्रथम श्रेणी की सैन्य अभियान योजना को दुश्मन देश के जासूस को लीक किया। यह अभियुक्त के नाम पर दुबई के गुप्त खाते का लेन देन का विवरण है। उसने रहस्य बेचने के बदले में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी रकम प्राप्त की। सभी सबूत इतने उत्तम थे कि वे अवास्तविक लग रहे थे। इसके बाद गवाहों से पूछताछ हुई। अदिरा की सबसे करीबी सहयोगी मेजर प्रकाश गवाह के कटघरे में खड़ी थी। गवाह, क्या आपने कभी अभियुक्त को देश के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए सुना है? जी हां, कैप्टन अदिरा अक्सर सेना की बंद संस्कृति और ऊपर से नीचे के आदेशात्मक निर्णय लेने की संरचना की आलोचना करती थीं। मेजर प्रकाश ने अदिरा के चेहरे को देखने की हिम्मत किए बिना पहले से अभ्यास किए गए झूठे बयान को दोहराया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अदिरा का बचाव करने के लिए सेना द्वारा नियुक्त सरकारी वकील शक्तिहीन था। उसने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर कुछ औपचारिक आपत्तियां कीं, लेकिन सच्चाई को उजागर करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही इस मुकदमे का नतीजा जानता हो। अभियुक्त अदिरा सिंह, क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहती हो? जज की आवाज अदालत में गूंजी। अदिरा धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उसने दर्शकों में बैठे पत्रकारों और एक समय के अपने सहकर्मियों की घृणा भरी निगाहों को एक एक करके देखा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से जज से कहा, मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने एक पल के लिए भी उस देश को धोखा नहीं दिया जिसकी मैंने शपथ ली थी। मैं उस असली गद्दार का पीछा कर रही थी जिसे आज इस अदालत में होना चाहिए था, लेकिन मैं असफल रही। सच्चाई एक दिन सामने आएगी, भले ही यह मेरी मृत्यु के बाद हो।
इतिहास सब कुछ दर्ज करेगा और न्याय करेगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सैनिक का अटूट गौरव था। लेकिन उसकी आखिरी दलील अदालत की ठंडी हवा को गर्म करने के लिए अपर्याप्त थी, जो पहले ही उसे दोषी मान चुकी थी। कुछ दिनों बाद अंतिम फैसला सुनाया गया। अभियुक्त अदिरा सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और सैन्य रहस्य संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाते हुए कानून की उच्चतम सजा यानी मृत्युदंड दिया जाता है। जज के हथौड़े की आवाज ने उसकी जिंदगी पर विराम लगा दिया। मृत्युदंड। जैसे ही यह शब्द अदालत में गूंजा, अदिरा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शायद यह राहत थी कि सब कुछ खत्म हो गया था। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। फैसले का परिणाम तुरंत मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। लोगों ने यह कहते हुए खुशी मनाई कि डायन को उसकी उचित सजा मिली। इंटरनेट पर टिप्पणी अनुभागों में उसके लिए अभिशाप जैसी भद्दी टिप्पणियां भरी पड़ी थीं। देश बेचने वाली औरत को तुरंत मार डालो। महिला होने के नाते कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, उसे एक मिसाल बनाना चाहिए। ऐसी औरतों की वजह से मेहनत करने वाले सैनिक बेचारे हैं। किसी को भी सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बस अपना गुस्सा निकालने के लिए एक लक्ष्य चाहिए था। इस पूरी स्थिति को मेजर जनरल राठौर अपने कार्यालय में शराब पीते हुए संतोष से देख रहे थे। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। वह जल्द ही जनरल के पद पर पदोन्नत होकर रक्षा मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने वाले थे। फांसी की तारीख 1 महीने बाद तय की गई थी। अदिरा वापस जेल की ठंडी कालकोठरी में लौट आई। अब उसके पास केवल मौत का इंतजार करना बाकी था। वह हर रात वीर का सपना देखती थी। सपने में वीर उसके पास अपनी पूंछ हिलाता और अपनी गर्म जीभ से उसके आंसू चाटता। फांसी से कुछ दिन पहले एक जेलर ने उसे एक कागज और कलम दिया। यह उसकी वसीयत लिखने का आखिरी मौका था। अदिरा ने काफी देर तक सोचा, उसे ये आखिरी शब्द किसके लिए छोड़ने चाहिए। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई और परिवार नहीं था। सेना ही उसका एकमात्र घर थी और उसके सहकर्मी ही उसका एकमात्र परिवार थे। लेकिन अब उन सब ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके दिमाग में केवल एक व्यक्ति का चेहरा आया, डॉ. अर्जुन शर्मा, एक पशु चिकित्सक। वह अदिरा की तरह ही एक अनाथालय से था और बचपन से ही वे भाई बहन की तरह एक दूसरे पर निर्भर थे। वह वही व्यक्ति था जिसने वीर के स्वास्थ्य की देखभाल की थी जब अदिरा उसे पहली बार लाई थी। वह शायद दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी बेगुनाही पर विश्वास करता। अदिरा ने कलम उठाई और एक बहुत ही छोटा वाक्य लिखा। उसने परिवार या दोस्तों के लिए एक भावनात्मक विदाई संदेश के बजाय एक बहुत ही अजीब और समझ से बाहर का वाक्य लिखा। यह दुनिया के लिए उसकी आखिरी पहेली का टुकड़ा था और सच्चाई की ओर जाने वाली एकमात्र कुंजी। उसने वसीयत जेलर को देते हुए कहा, कृपया यह वसीयत मेरे दोस्त डॉ. अर्जुन शर्मा तक पहुंचा दें। और एक और अनुरोध है। जेलर ने उसे आश्चर्य से देखा। यह मेरी आखिरी इच्छा है। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दृढ़ थी जिसने कुछ तय कर लिया हो। बस एक बार मुझे मेरे कुत्ते वीर से मिलने दें और डॉ. अर्जुन शर्मा से कहें कि वह उसके दाहिने कान पर घाव का निशान एक बार फिर से जांच लें। वीर से मिलने का अनुरोध दयनीय लग रहा था, लेकिन कान पर घाव की जांच करने की बात बहुत ही अजीब और विचित्र थी। जेलर ने सिर हिलाया, लेकिन चूंकि यह एक मृत्युदंड के कैदी की आखिरी इच्छा थी, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उस शाम अदिरा की अजीब वसीयत को सील कर दिया गया और डॉ. अर्जुन शर्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अदिरा अपनी कोठरी में लेटी और आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि उसने वह सब कुछ कर दिया है जो वह कर सकती थी। अब बस यही प्रार्थना करना बाकी था कि उसका एकमात्र दोस्त और साथी वीर उसके द्वारा छोड़े गए आखिरी कोड को हल कर दे। क्या कोई चमत्कार हो सकता है? उसकी जान बचाने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा था। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा पशु चिकित्सालय। पशु चिकित्सक डॉ. अर्जुन शर्मा देर रात एक आपातकालीन सर्जरी खत्म करके थकी हुई हालत में अपनी कुर्सी पर बैठे। तभी उनका मोबाइल बजा। कॉलर रक्षा मंत्रालय का नागरिक सहायता कार्यालय था। अर्जुन का दिल धक से रह गया। अदिरा। जब से कैप्टन अदिरा सिंह को देशद्रोह के आरोप
में गिरफ्तार किया गया था। वह न तो उससे संपर्क कर सका था और न ही मिल सका था। सभी संपर्कों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। हेलो, अर्जुन शर्मा बोल रहा हूं। क्या आप डॉ. अर्जुन शर्मा हैं? रक्षा मंत्रालय से बोल रहा हूं। हम कैदी अदिरा सिंह की वसीयत के संबंध में संपर्क कर रहे हैं। वसीयत, यह शब्द सुनते ही अर्जुन के शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया। मृत्युदंड, जिस सबसे बुरे परिदृश्य की उसने कल्पना की थी वह सच हो गया था। कैदी अदिरा सिंह ने आपके लिए एक वसीयत छोड़ी है और अपनी आखिरी इच्छा के रूप में उसने अपने फौजी कुत्ते वीर से मिलने का अनुरोध किया है। साथ ही उसने आपसे कहा है कि आप वीर के दाहिने कान पर घाव के निशान को एक बार फिर से जांच लें। फोन के दूसरी तरफ की औपचारिक आवाज अर्जुन के कानों में दूर से आती हुई लग रही थी। वह विश्वास नहीं कर सकता था। अदिरा, जो किसी से भी ज्यादा अपने देश से प्यार करती थी और एक सैनिक के रूप में अपने सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व देती थी, वह देशद्रोही कैसे हो सकती है? और अब वह मौत के कगार पर थी। अदिरा, कैप्टन अदिरा सिंह कभी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ तो गलत है। यह एक साजिश है। अर्जुन अनजाने में चिल्लाया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से केवल एक ठंडा जवाब आया। हम केवल नियमों के अनुसार सूचना दे रहे हैं। वीर के साथ मुलाकात फांसी की तारीख से 3 दिन बाद सुबह 9 बजे दिल्ली की सैन्य जेल में संभव होगी। कृपया तैयार होकर आएं। फोन कट गया और क्लिनिक में एक भारी खामोशी छा गई। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। वह अदिरा की तरह ही एक अनाथालय से था। वे एक दूसरे के लिए एकमात्र परिवार थे। खून का रिश्ता न होते हुए भी भाई बहन जैसे थे। वह अदिरा की ईमानदारी और देशभक्ति को किसी से भी बेहतर जानता था। उसका देश को धोखा देना असंभव था। वीर के दाहिने कान पर घाव के निशान को जांचना, अदिरा के आखिरी शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। यह लका भा करना एक साधारण अनुरोध नहीं था। निश्चित रूप से एक साधारण अनुरोध नहीं था। इसमें सारी सच्चाई को उजागर करने की कुंजी छिपी थी। उसने महसूस किया, समय नहीं था। अदिरा की फांसी में केवल 3 दिन बचे थे। उसे इस समय के भीतर सब कुछ करना था। अर्जुन का पहला काम वीर को ढूंढना था। अदिरा की गिरफ्तारी के बाद वीर को गद्दार का कुत्ता के कलंक के तहत गोपनीयता के कारणों से एक सैन्य सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया था और पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन उसका सही ठिकाना किसी को पता नहीं था। अर्जुन ने अपने सभी संपर्कों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने सैन्य कानूनी अधिकारियों, पशु संरक्षण संगठनों से जुड़े सैन्य कर्मियों जो उसके क्लिनिक के ग्राहक थे को लगातार फोन किया। कृपया खुफिया कमान से जुड़े फौजी कुत्ते वीर का पता लगाने में मदद करें। यह मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है। लेकिन अधिकांश ने सैन्य गोपनीयता की दीवार के सामने असमर्थता जताई। मेजर जनरल राठौर ने पहले ही अपना काम कर दिया था। वह वीर को किसी भी बाहरी संपर्क से बचाने के लिए अत्यधिक सतर्क था। समय बेरहमी से बीत रहा था। पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन वीर का कोई पता नहीं चला। अर्जुन निराशा में डूब गया। फांसी में अब केवल 1 दिन बचा था। तभी एक फोन आया। यह अदिरा की यूनिट में काम करने वाला एक युवा हवलदार था। वह अदिरा का बहुत सम्मान करता था और उन कुछ लोगों में से एक था जो उसकी बेगुनाही पर विश्वास करते थे। डॉ. साहब, आप कैप्टन अदिरा सिंह के दोस्त हैं, है ना? मैंने चुपके से पता लगाया है। वीर अभी हिमाचल की पहाड़ियों में एक विशेष सैन्य कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र में अलग थलग रखा गया है। शायद सबूत मिटाने के लिए उसे जल्द ही मौत की नींद सुला दिया जाएगा। यह सुनते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके पास जरा भी समय नहीं है। वह तुरंत अपनी कार में बैठा और हिमाचल की पहाड़ियों की ओर पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगा। कई घंटों की ड्राइव के बाद वह पहाड़ों में गहरे एक गुप्त प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचा, जहां आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। गेट पर सुरक्षा कड़ी थी। यह एक सैन्य क्षेत्र है। आम नागरिक अंदर नहीं आ सकते। मैं कैप्टन अदिरा सिंह की वसीयत को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमति से आया हूं। मुझे फौजी कुत्ते वीर की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करनी है। अर्जुन ने पहले से तैयार दस्तावेज दिखाए। यह रक्षा मंत्रालय से औपचारिक रूप से अनुरोध करके प्राप्त किया गया एक मृत्युदंड कैदी की वसीयत निष्पादन सहयोग पत्र था। गार्डों ने दस्तावेजों की जांच की और अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करने के बाद अनिच्छा से उसे अंदर जाने दिया।
अर्जुन को प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक के साथ सबसे कोने में बने एक अलग केनेल की ओर ले जाया गया। लोहे के पिंजरे के अंदर वीर बेजान सा दुबका हुआ था। एक समय के शानदार फौजी कुत्ते का कोई निशान नहीं था। कुपोषण और तनाव के कारण उसके बाल रूखे हो गए थे और उसकी आंखों में गहरा दुहक था। वीर, अर्जुन की आवाज सुनकर वीर के कान हिले। वीर ने सिर उठाकर अर्जुन को देखा और फिर उठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा, लेकिन वह पहले की तरह जोर से नहीं भौंक सका। वह बस धीरे धीरे किकिया रहा था, एक ऐसी आवाज जिसमें खुशी और दुहक मिला हुआ था। कोई बात नहीं वीर, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। अर्जुन केनेल के अंदर गया और वीर को गले लगा लिया। फिर वादे के अनुसार उसने वीर के दाहिने कान को ध्यान से देखना शुरू किया। बाहर से यह एक छोटे से निशान जैसा लग रहा था जो बचपन में प्रशिक्षण के दौरान लगा होगा, लेकिन अर्जुन एक पशु चिकित्सक था। उसकी तेज आंखों और स्पर्श ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक प्राकृतिक घाव नहीं था, यह टांके का निशान है। बहुत ही सफाई से त्वचा के अंदर टांके लगाए गए हैं। उसने अपने बैग से एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर और छोटे सर्जिकल उपकरण निकाले। बस टांके खोल रहा हूं, संक्रमण की जांच करनी है। उसने प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक को आश्वस्त किया और वीर के कान के पीछे के हिस्से को धीरे धीरे सुन्न कर दिया। फिर एक बहुत छोटे स्केल पेल का उपयोग करके उसने सिले हुए हिस्से को नाजुक ढंग से काटा। त्वचा के अंदर एक बहुत छोटी सी जगह में कोई बाहरी वस्तु थी। अर्जुन ने चिमटी से उसे सावधानी से बाहर निकाला। यह एक नाखून से भी छोटा माइक्रो एसडी कार्ड था जो वाटरप्रूफ फिल्म की कई परतों में लिपटा हुआ था। उसे देखते ही अर्जुन के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। अब उसे अदिरा के आखिरी संदेश का मतलब समझ में आया था। उसने अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले यह महसूस कर लिया था कि वह खतरे में है और उसने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी सबूतों को दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे अविश्वसनीय जगह पर छिपा दिया था, अपने जीवन से भी प्यारे साथी वीर के शरीर के अंदर। उसने माइक्रो एसडी कार्ड को अपने लैपटॉप से जोड़ा। फाइल कई पासवर्ड से बंद थी, लेकिन अर्जुन को अदिरा द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पैटर्न याद थे। उसकी मां का जन्मदिन, वीर का नाम, अनाथालय के दिनों का उनका गुप्त वादा। कुछ कोशिशों के बाद अंततः फाइल का ताला खुल गया। स्क्रीन पर वे सभी सबूत थे जो अदिरा ने पिछले कुछ महीनों में अपनी जान जोखिम में डालकर इकट्ठा किए थे। पहला, मेजर जनरल राठौर और दुश्मन देश के जासूस के बीच हुई गुप्त बातचीत का एन्क्रिप्टेड डेटा और अदिरा द्वारा उसे डिकोड की गई विश्लेषण फाइल। दूसरा, राठौर और कर्नल वर्मा के बीच अदिरा को फंसाने की साजिश रचने की बातचीत जो अदिरा के कार्यालय में चुपके से लगाए गए एक रिकॉर्डर में दर्ज थी। तीसरा, राठौर के गुप्त धन प्रवाह को ट्रैक करने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट। और अंत में अदिरा द्वारा छोड़ा गया एक वीडियो संदेश। अर्जुन, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो मैं या तो इस दुनिया में नहीं हूं या मौत के करीब हूं। मैं गद्दार नहीं हूं। मैं असली गद्दार को पकड़ने की कोशिश में उनके जाल में फंस गई। इन सबूतों के साथ कृपया मेरा सम्मान वापस दिलाओ और हमारे वीर का ख्याल रखना। उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। वीडियो में अदिरा के शांत चेहरे को देखकर अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और रो पड़ा। वह आखिरी पल तक एक सैनिक की गरिमा बनाए हुए थी। अदिरा, मैं बहुत देर से आया, मुझे माफ कर दो। सच में मुझे माफ कर दो, लेकिन अब दुखी होने का समय नहीं था। घड़ी को देखा तो शाम के 8 बज चुके थे। फांसी कल सुबह 10 बजे थी। केवल 14 घंटे बचे थे। उसे इन सबूतों को लेकर दिल्ली वापस जाना था और पूरे भारत को हिलाना था। अर्जुन ने वीर के कान को फिर से ध्यान से सिल दिया और उसे एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया। फिर उसने प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक से कल सुबह की मुलाकात के लिए वीर को दिल्ली की सैन्य जेल में स्थानांतरित करने का पुरजोर अनुरोध किया। उसने सोचा कि इस पूरे चमत्कार की शुरुआत और अंत वीर को अदिरा के आखिरी पलों का साक्षी जरूर बनना चाहिए। कार में दिल्ली की ओर बढ़ते हुए अर्जुन का दिमाग तेजी से चल रहा था। इन सबूतों को किसके पास ले जाना चाहिए? पुलिस, सेना, रक्षा मंत्रालय? ये सभी मेजर जनरल राठौर के प्रभाव में हो सकते थे। जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने पर सबूत छीने जा सकते थे और उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। उसके दिमाग में केवल एक व्यक्ति का चेहरा आया, रिटायर्ड जनरल ईश्वर प्रसाद, एक सच्चे सैनिक का प्रतीक।
जिन्हें पूरी सेना में सम्मान दिया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने कार्यकाल के दौरान मेजर जनरल राठौर के एकमात्र प्रतिद्वंद्वी थे, जिनसे उनकी हमेशा अनबन रहती थी। इस स्थिति को पलटने के लिए वही एकमात्र कार्ड थे। अर्जुन ने कार के अंदर से अपने सभी संपर्कों का उपयोग करके जनरल ईश्वर प्रसाद का आपातकालीन संपर्क नंबर पता लगाने की कोशिश की। उसी समय उसकी कार अदिरा की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद को लेकर अंधेरे को चीरते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। समय बेरहमी से बीत रहा था। फांसी की घड़ी की टिक टिक की आवाज उसे अपने कानों में एक भ्रम की तरह सुनाई दे रही थी। देर रात दिल्ली पहुंचे। अर्जुन शर्मा का दिल जल रहा था। फांसी में अब सिर्फ 10 घंटे बचे थे। उसने रात भर दर्जनों फोन किए, लेकिन रिटायर्ड जनरल ईश्वर प्रसाद से सीधे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं मिला। एक सेवानिवृत्त जनरल का निजी संपर्क नंबर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। राष्ट्रपति भवन की शिकायत सेल, रक्षा मंत्रालय का हेल्प कॉल सेंटर, उसने जिन भी आधिकारिक चैनलों पर कोशिश की, वहां से केवल यही नौकरशाही जवाब मिला कि प्रक्रिया के अनुसार काम होगा। मेजर जनरल राठौर की विशाल शक्ति एक अदृश्य दीवार की तरह उसके रास्ते में खड़ी थी। क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? निराशा उसके कंधों पर भारी पड़ रही थी जब सुबह 5 बजे आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे संसद की रक्षा समिति के एक सदस्य के सहायक का फोन आया, जिसने कुछ समय पहले अर्जुन के क्लिनिक से एक आवारा कुत्ते को गोद लिया था। अर्जुन की हताश स्थिति सुनकर उस सहायक ने जोखिम उठाते हुए उसे दिल्ली के राष्ट्रीय शहीद स्मारक के पास एक शांत टहलने वाले रास्ते के बारे में बताया, जहां जनरल ईश्वर प्रसाद हर सुबह जाते थे। अर्जुन ने आखिरी उम्मीद के साथ वीर को कार में बिठाया और स्मारक की ओर चल पड़ा। भोर की नीली हवा में स्मारक पवित्र चुप्पी में डूबा हुआ था। उसने सहायक द्वारा बताए गए स्थान, देवदार के पेड़ों से घिरे एक छोटे से चबूतरे के पास बेचैनी से इंतजार किया। सुबह 6:30 बजे वादे के अनुसार दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। यद्यपि वह सादे कपड़ों में थे, लेकिन उनकी सीधी मुद्रा और प्रभावशाली आभा से अर्जुन ने एक ही नजर में पहचान लिया कि वह जनरल ईश्वर प्रसाद हैं। लेकिन उनके चारों ओर मजबूत कद के सुरक्षा गार्ड कड़ी निगरानी कर रहे थे। अर्जुन का उनके पास सीधे जाना असंभव लग रहा था। उस पल अर्जुन ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने कार का दरवाजा खोला, वीर को बाहर निकाला और उसके कान में वह एकमात्र कमांड फुसफुसाया जो अदिरा ने उसे सिखाया था। वीर, ढूंढो। यह एक शीर्ष स्तरीय कमांड था, जिसका उपयोग आतंकवाद जैसी आपातकालीन स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को ढूंढकर उसकी रक्षा करने के लिए किया जाता था। वीर की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। उसने जमीन पर अपनी नाक रगड़ी, कुछ देर गंध ली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जनरल ईश्वर प्रसाद की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। रुको, कुत्ता आ रहा है। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकालीं और वीर का रास्ता रोक लिया। यह एक विस्फोटक स्थिति थी, लेकिन वीर ने उन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय जनरल से लगभग 10 मीटर की दूरी पर वह जमीन पर लेट गया और आज्ञाकारिता की मुद्रा अपनाई। और फिर जैसा कि अदिरा ने सिखाया था, उसने एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न में भौंककर अपनी पहचान बताई। यह एक संकेत था जो केवल उच्चतम स्तर पर प्रशिक्षित सैन्य कुत्ते ही कर सकते थे, जो मित्र की पहचान और आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए था। दशकों तक सेना में रहे जनरल ईश्वर प्रसाद ने उस संकेत का अर्थ तुरंत समझ लिया। यह कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि उच्चतम स्तर का प्रशिक्षित सैन्य कुत्ता था, और वह उन्हें कोई बहुत ही जरूरी संदेश देना चाहता था। सब बंदूकें नीचे करो। जनरल के धीमे आदेश पर सुरक्षा गार्ड हिचकिचाए। उस कुत्ते को यहां आने दो। वीर सावधानी से जनरल के पास गया और उनके पैरों के पास शांति से बैठ गया। जनरल ईश्वर प्रसाद ने वीर के गले में लगे पहचान पत्र को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। खुफिया कमान, ध्रुव तारा यूनिट, वीर। उन्हें याद आया कि यह वही सैन्य कुत्ता था जो हाल ही में देशद्रोह के चर्चित मामले से जुड़ा था। तुम इस कुत्ते के मालिक होगे, मेरे साथ आओ। जनरल अर्जुन को पास की एक बेंच पर ले गए। अर्जुन ने कांपती आवाज में वह सब कुछ बता दिया जो उसने रात भर तैयार किया था। अदिरा की वसीयत, उसके कान में छिपा माइक्रो SD कार्ड और उसमें मौजूद चौंकाने वाली सच्चाई। जनरल ईश्वर प्रसाद ने लैपटॉप पर वीडियो और फाइलों को खुद देखा।
समय बीतने के साथ उनका चेहरा और भी सख्त होता गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति का दयालु चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक कठोर कमांडर का चेहरा आ गया, जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले दुश्मन का सामना कर रहा था। विशेष रूप से अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी विक्रम राठौर द्वारा किए गए घिनौने देशद्रोही काम को देखकर उनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। यह नीच देशद्रोही कहीं का। उन्होंने सारी फाइलें देखने के बाद अर्जुन का कंधा पकड़ा। नौजवान, तुमने एक सैनिक के सम्मान और इस देश की सेना के गौरव को बचाया है। तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। अब से यह मुझ बूढ़े पर छोड़ दो। घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। फांसी में केवल 2 घंटे बचे थे। समय नहीं है, हमें तुरंत राष्ट्रपति भवन जाना होगा। जनरल ईश्वर प्रसाद ने अपनी सुरक्षा कार में अर्जुन और वीर को साथ बिठाया और फिर उन्होंने अपने फोन पर उस रेड लाइन बटन को दबाया, जिसका उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। यह एक आपातकालीन फोन लाइन थी जो पूर्व शीर्ष स्तरीय जनरलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आपात स्थिति में सीधे राष्ट्रपति के प्रधान सचिव बी से जोड़ती थी। उसी समय दिल्ली की सैन्य जेल में कैप्टन अदिरा सिंह अपनी जिंदगी की सबसे लंबी सुबह का सामना कर रही थी। उसने अपना आखिरी स्नान किया और जेलर द्वारा दिए गए साफ कैदी के कपड़े पहने। सब कुछ यंत्रवत लग रहा था, जैसे वह किसी और के शरीर को चला रही हो। सुबह 9 बजे जेलर उसे एक विशेष मुलाकात कक्ष में ले गए। यह उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए था। मुलाकात कक्ष में प्रवेश करते ही उसने कांच की खिड़की के पार अर्जुन के साथ वीर को देखा। वीर! अदिरा की आवाज कांप गई। जेल अधीक्षक की विशेष अनुमति से कांच की खिड़की के बीच एक छोटा सा दरवाजा खोला गया। वीर दौड़कर उसकी गोद में आ गया। अदिरा ठंडी हथकड़ियों के कारण उसे आजादी से गले नहीं लगा सकती थी, लेकिन वीर के शरीर की गर्मी और परिचित गंध को महसूस करते ही उसे लगा जैसे पिछले 1 साल की सारी पीड़ा धुल गई हो। शुक्रिया वीर, तुम सबसे अच्छे साथी थे। अब मेरे बिना अर्जुन के साथ खुशी से रहना, ठीक है? उसने वीर का सिर सहलाते हुए अपनी आखिरी विदाई दी। वीर जैसे कि समझ गया हो कि ये उसके आखिरी शब्द हैं, दुखी आंखों से उसका चेहरा चाटने लगा। अर्जुन, शुक्रिया मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। अदिरा। अर्जुन सच्चाई नहीं बता सका। वह उसे अभी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। वह बस आंसू बहाता रहा। मुलाकात का समय खत्म हो गया है, अब आपको तैयार होना होगा। जेलर की ठंडी आवाज सुनाई दी। अदिरा ने वीर को आखिरी बार कसकर गले लगाया और अपनी जगह से उठी। अब सच में सब खत्म हो गया था। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया था और जेलरों के साथ फांसी घर की ओर जाने वाले गलियारे में चलने लगी। गलियारा लंबा और अंधेरा था। उसके टखनों में बंधी जंजीरें जमीन पर घिस रही थीं, जो मौत के मार्च की तरह लग रही थीं। उसके सामने फांसी घर का भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। तभी गलियारे के दूसरे छोर से दर्जनों फौजी बूटों की आवाजें गूंज उठीं, जो तेजी से आ रही थीं। रुको, सब रुको। जेल अधीक्षक पसीने से लथपथ दौड़ते हुए आए। उनके पीछे अर्जुन, वीर और कानून मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल जैसे उच्च स्तरीय अधिकारी थे। फांसी रोक दो, यह महामहिम राष्ट्रपति का तत्काल आदेश है। अधीक्षक की चीख पर अदिरा को ले जा रहे जेलर वहीं जम गए। उनके चेहरों पर घबराहट और आश्चर्य था। अदिरा भी अविश्वास से अधीक्षक को घूर रही थी। कैप्टन अदिरा सिंह, आपके सभी आरोपों के खिलाफ नए सबूत मिले हैं। आपकी बेगुनाही साबित करने वाले निर्णायक सबूत। महामहिम राष्ट्रपति ने खुद पुनर्विचार का आदेश दिया है। कानून मंत्री ने खुद उसके पास आकर कहा, यह सब चमत्कार आपके वफादार फौजी कुत्ते और इस नौजवान दोस्त की वजह से हुआ है, जिसने आप पर अंत तक विश्वास किया। मंत्री के इशारे पर एक जेलर ने आगे बढ़कर अदिरा की कलाई और टखनों को जकड़े हुए हथकड़ियों और बेड़ियों को खोल दिया, खट्ट की आवाज के साथ। जैसे ही 3 साल से उसे दबाए रखने वाली बेड़ियां उतरीं, अदिरा के पैरों की ताकत जवाब दे गई और वह वहीं गिर पड़ी। क्या अब सब खत्म हो गया है? उसकी आंखों से गर्म आंसू झरने की तरह बह निकले। हाँ अदिरा, अब सब खत्म हो गया है। बुरा सपना खत्म हो गया। अर्जुन ने दौड़कर उसे सहारा दिया। वीर उसकी गोद में कूद गया और खुशी और राहत के साथ रोने लगा। उसने वीर को इतनी जोर से गले लगाया जैसे वह टूट जाएगा, और वह बहुत देर तक रोती रही। फांसी घर के ठंडे लोहे के दरवाजे के सामने उसे मौत की बजाय एक नई जिंदगी का तोहफा मिला था। यह कानून या व्यवस्था द्वारा बनाया गया चमत्कार नहीं था।
यह एक कुत्ते की अटूट वफादारी और एक दोस्त के कभी न हारने वाले विश्वास द्वारा बनाया गया एक अविश्वसनीय रूप से महान चमत्कार था। पूरा भारत इस बाराक नाटकीय बचाव के क्षण को सांस रोककर देख रहा था। जिस दिन कैप्टन अदिरा सिंह की फांसी रोकी गई, उस दोपहर पूरे भारत में तहलका मच गया। देशद्रोही महिला अधिकारी फांसी से ठीक पहले चमत्कारी रूप से बची। सच्चाई की कुंजी निकला फौजी कुत्ता वीर जैसे शीर्षक वाले समाचार सभी मीडिया आउटलेट्स पर छा गए। डॉ. अर्जुन शर्मा द्वारा जान जोखिम में डालकर पहुंचाए गए माइक्रो SD कार्ड के सबूतों ने एक बड़े भ्रष्टाचार के सच को उजागर करने वाले पेंडोरा के बक्से को खोल दिया था। राष्ट्रपति के सीधे निर्देश पर रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो CB ने तुरंत एक संयुक्त विशेष जांच दल का गठन किया। उनका पहला लक्ष्य इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मेजर जनरल विक्रम राठौर था, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। फांसी रोकने का आदेश जारी होने के तुरंत बाद उसने महसूस कर लिया था कि उसके सभी अपराध उजागर हो गए हैं और उसने एक गुप्त मार्ग से विदेश भागने की कोशिश की, लेकिन उसका भागना ज्यादा देर तक नहीं चला। उसकी हर हरकत पहले से ही रिटायर्ड जनरल ईश्वर प्रसाद के नेतृत्व वाली एक अनौपचारिक ट्रैकिंग टीम की निगरानी में थी। चिड़िया उड़ गई थी, लेकिन जाल पहले ही बिछाया जा चुका था। जनरल के आदेश पर नौसेना के विशेष बल मार्कोस के कमांडो ने घोर अंधेरी रात में समुद्र को चीरते हुए राठौर की नाव से संपर्क किया। एक मध्यरात्रि के औचक ऑपरेशन के बाद मेजर जनरल विक्रम राठौर और उसके मातहत कर्नल आलोक वर्मा को अधोवस्त्रों में घसीटकर बाहर निकाला गया और ठंडी हथकड़ियां पहनाई गईं। देश को धोखा देने वाले का अंत इतना ही दयनीय और शर्मनाक था। 1 महीने बाद पुनर्विचार की सुनवाई हुई। अदालत का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। अभियुक्त के कटघरे में बेगुनाह अदिरा सिंह नहीं, बल्कि थके हारे विक्रम राठौर और आलोक वर्मा बैठे थे। दर्शकों में भरी भीड़ उनकी ओर गुस्से से चिल्ला रही थी। मुकदमा तेजी से चला। वीर के गले से मिले सबूत इतने स्पष्ट और चौंकाने वाले थे कि उन्होंने किसी भी बहाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अभियुक्त विक्रम राठौर को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, देशद्रोह, सैन्य रहस्य लीक करने और झूठे आरोप लगाने के अपराधों के लिए कानून की उच्चतम सज्जा यानी मृत्युदंड दिया जाता है। अभियुक्त आलोक वर्मा को देशद्रोह की साजिश में साथ देने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जज के दृढ़ फैसले के सुनाए जाने के पल अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। यह उस सत्य का प्रमाण था कि भले ही देर हो, न्याय की हमेशा जीत होती है। सभी मुकदमों के खत्म होने के बाद कैप्टन अदिरा सिंह ने अपना सम्मान पूरी तरह से वापस पा लिया। राष्ट्र ने उससे पिछले 3 सालों की पीड़ा के लिए आधिकारिक रूप से माफी मांगी और एक असाधारण मुआवजे की पेशकश की। कैप्टन, तुम्हारे योगदान को देखते हुए तुम्हें मेजर के पद पर एक रैंक की विशेष पदोन्नति का आदेश दिया जाता है और अगर तुम चाहो तो खुफिया कमान में एक महत्वपूर्ण पद संभालकर इस सड़ चुकी सेना में सुधार लाने का नेतृत्व करो। जनरल ईश्वर प्रसाद ने खुद उससे मिलकर कहा, यह हर सैनिक का सपना होता है, एक गौरवशाली रास्ता। उसकी पीड़ा जितनी बड़ी थी, उसका सम्मान उतना ही बढ़ गया था। लेकिन अदिरा ने बहुत लंबे समय तक सोचा। उसने कई रातें अब पूरी तरह से उसके पास लौट आए वीर के साथ टहलते हुए सोची। उसने ठंडी जेल की कोठरी में मौत के मुहाने पर कुछ महसूस किया था। जीवन का असली मूल्य रैंक या सत्ता में नहीं, बल्कि किसी प्रियजन के साथ बिताए गए साधारण पलों के महत्व में है। कुछ दिनों बाद अदिरा जनरल ईश्वर प्रसाद से मिली और अपना फैसला बताया। जनरल साहब, इस उदार पेशकश के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, लेकिन अब मैं अपनी वर्दी उतारना चाहती हूं। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे जैसी प्रतिभा अगर सेना छोड़ देगी तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जनरल ने आश्चर्यचकित होकर उसे रोकने की कोशिश की। अदिरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए शांति से मुस्कुराया। मैंने पिछले 3 सालों में अपने शरीर पर महसूस किया है कि सेना जैसा संगठन एक व्यक्ति को कितनी एक दांत जैसा में आसानी से नष्ट कर सकता है, और साथ ही मैंने यह भी देखा है कि एक कुत्ते का बिना शर्त प्यार उस विशाल संगठन के खिलाफ कैसे जीत सकता है। मैं अब हथियार चलाने वाली सैनिक नहीं, बल्कि जीवन बचाने और दिलों को ठीक करने वाली इंसान बनना चाहती हूं, जैसे मेरे साथ वीर खड़ा रहा।
मैं भी दूसरे घायल प्राणियों के साथ खड़ा रहना चाहती हूँ। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा शांत और दृढ़ थीं। जनरल ईश्वर प्रसाद उसे और नहीं रोक सके। उन्होंने अदिरा के चुनाव का सम्मान करने का फैसला किया। वह पहले ही एक सैनिक के रूप में सर्वोच्च सम्मान पा चुकी थी। उसने खुद को बचाया था और अपना सच्चा रास्ता खोज लिया था। कुछ साल बाद हिमाचल प्रदेश के एक शांत ग्रामीण इलाके में वीर हीलिंग सेंटर नामक एक छोटा सा बोर्ड एक बड़े लॉन वाले घर पर लगा हुआ था। यह सेना से सेवानिवृत्त, छोड़े गए या मानसिक रूप से घायल जानवरों के लिए एक विशेष आश्रय और विश्राम स्थल था। इसकी मालकिन अब वह तेज तर्रार कैप्टन नहीं, बल्कि एक कोमल मुस्कान वाली अदिरा थी। उसने सेना से मिले सारे मुआवजे के पैसे से यह केंद्र स्थापित किया था। उसके साथ अब बूढ़ा हो चुका वीर, जिसके बालों में सफेदी आ गई थी, अभी भी एक शानदार मुद्रा में था। वीर, उधर देखो, लगता है बेला ने आखिरकार अपना दिल खोल दिया है। अदिरा ने जिस ओर इशारा किया, वहां एक कुतिया, जो दुर्व्यवहार के कारण इंसानों से बहुत डरती थी, डॉ अर्जुन शर्मा के हाथों पर धीरे से अपना सिर रख रही थी। अदिरा के मुकदमे के बाद अर्जुन ने दिल्ली का बड़ा पशु चिकित्सालय बंद कर दिया था और अदिरा के साथ इस ग्रामीण इलाके में आ गया था। वे दोनों अब प्रेमी और सबसे मजबूत साथी के रूप में घायल आत्माओं की देखभाल कर रहे थे। तुम यहां हो, इसीलिए ये बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। तुम्हारे पास लोगों का दिल जीतने की एक खास काबिलियत है। अर्जुन ने अदिरा का कंधा पकड़कर प्यार से कहा। अदिरा ने वीर का सिर सहलाते हुए जवाब दिया, नहीं, यह मेरी वजह से नहीं, वीर की वजह से है। वीर को देखकर जानवर और इंसान दोनों ही अपने दिल खोल देते हैं। इसकी आंखों में दुनिया को ठीक करने की ताकत है। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, केंद्र के गेट से एक कार अंदर आई। यह जनरल ईश्वर प्रसाद थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह इस केंद्र के सबसे बड़े समर्थक बन गए थे और अक्सर यहां आते रहते थे। अदिरा बेटी, कैसी हो? जनरल साहब, आइए, स्वागत है। वे साथ में लॉन में बैठकर चाय पीते हुए जानवरों को शांति से खेलते हुए देखने लगे। तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है? इस समय तक तुम्हारे कंधे पर सितारे होते। अदिरा ने सिर हिलाया। उसने अपनी छाती पर आराम से सो रहे वीर को देखा। मेरे पास पहले से ही मेरी जिंदगी का सबसे चमकीला सितारा है जनरल साहब, एक जीता जागता सितारा जो मुझे कभी नहीं छोड़ता। उसके चेहरे पर दुनिया की किसी भी चीज से न बदली जा सकने वाली पूरी शांति और खुशी थी। उसे सबसे गहरी निराशा के गर्त से सबसे शुद्ध प्रेम की शक्ति से बचाया गया था और अब वह उस प्यार को दुनिया के अन्य सभी प्राणियों के साथ साझा करते हुए जी रही थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में एक एक करके तारे चमकने लगे थे। अदिरा ने आसमान के तारों और अपने पास सो रहे जीते जागते तारे वीर को बारी बारी से देखा और धीरे से फुसफुसाया, शुक्रिया वीर, तुमने मुझे जो कुछ भी सिखाया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज गर्म शाम की हवा में तैरकर उस शांत ग्रामीण इलाके के रात के आसमान में गूंज गई। असली युद्ध खत्म हो चुका था और अब असली जिंदगी शुरू हो रही थी।